बहरहाल इंडिया की अगर आउट ऑफ द बॉर्डर या इंटरनेशनल रिलेशंस की बात की जाए तो काफी लंबे अरसे से मतलब काफी सालों से रशिया एक इंडिया का काफी अच्छा दोस्त बनकर रहा है। मतलब इन दोनों कंट्रीज में संबंध काफी अच्छे रहे हैं कि जिसमें इंटरनेशनल ट्रेडिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी, ये सभी पैरामीटर्स शामिल हैं। अब इसके अलावा भी कुछ ऐसे कंसर्न्स होते हैं, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो सभी कंट्रीज के लिए कॉमन होते हैं। मतलब मैक्सिमम कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो अब ऐसे कॉमन इंटरेस्ट को सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसे संगठन बनाए गए, कुछ ऐसे ग्रुप्स बनाए गए, जैसे कि SCO, G20 नेशंस, UN मतलब यूनाइटेड नेशंस, ब्रिक्स नेशंस। और इन सभी संगठनों में, इन सभी ग्रुप्स में इंडिया और रशिया हमेशा से एक दूसरे के समर्थक बनकर रहते हैं। तो अब यहाँ पर एक मेन पॉइंट पर आते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं कि ये लॉन्ग लास्टिंग रिलेशंस के बीच, इंडिया और रशिया की लॉन्ग लास्टिंग रिलेशंस के बीच कहीं ना कहीं इंडिया पिछले 1-1.5 साल से ये चाहता है कि इंडिया और रशिया के बीच में जो बायलैटरल ट्रेडिंग हो रही है इसको किसी ना किसी तरह रुपीज में कन्वर्ट किया जा सके, मतलब रुपी मैकेनिज्म को लाया जा सके। अब ये बात तो काफी कॉमन है कि इंडिया और रशिया एक दूसरे के बहुत बड़े ट्रेडिंग पार्टनर भी हैं। यहाँ पर बायलैटरल ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, तो पर्टिकुलरली दो नेशंस जब आपस में गुड्स की ट्रेडिंग करते हैं तो उसे बायलैटरल ट्रेडिंग कहते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है कि जिसके वजह से ये बायलैटरल ट्रेडिंग रुपीज में पॉसिबल नहीं हो पा रही है, वो है ट्रेड डेफिसिट, कि जिसको ट्रेड इम्बैलेंस भी कह सकते हैं। तो एक्चुअली ये होता क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो 2021-2022 में यूनाइटेड नेशंस की कॉन्ट्रैक्ट डेटाबेस के अकॉर्डिंग इंडिया ने टोटल $9.86 बिलियन का रशिया से इंपोर्ट किया था, और वहीं पे सामने $2.93 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था रशिया को। तो अब यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो गैप है उसी को ट्रेड डेफिसिट कहते हैं या ट्रेड इम्बैलेंस कहते हैं। और यही वो वजह है कि जिसके वजह से, यही सबसे बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से इंडिया और रशिया के बीच में बायलैटरल ट्रेडिंग रुपी में पॉसिबल नहीं हो पा रही है। अब यहाँ तक तो चलो फिर भी सिचुएशन जो है वो ठीक थी। अब सिचुएशन बद से बदतर तो तब हो गई जब 24 फरवरी 2022 को रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे एक्चुअली हुआ ये कि इस वॉर की वजह से जो यूएस है और यूरोपियन यूनियंस, ये जो है ये रशिया से काफी नाराज हो गए थे और इसीलिए उन्होंने कई तरीके के सैंक्शंस रशिया पर लगा दिए थे। अब इस सिचुएशन में रशिया जहां डॉलर को एक्सेस नहीं कर पा रहा था, तो यहीं पर इंडिया ने एक अपॉर्चुनिटी देखी और इंडिया ने रशिया का जो एक्सेस ऑयल है उसको सस्ते में खरीदने का एक प्रस्ताव रखा। हालांकि देखा जाए तो उस दौरान जहां पे कमोडिटी प्राइसेस काफी ज्यादा थी, तो इंडिया का रशियन ऑयल के प्रति यही अट्रैक्शन की वजह से रिजल्ट ये आया कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंडिया का टोटल ऑयल इंपोर्ट रशिया से 31.02 बिलियन को टच हो गया था। और हालांकि जो टोटल एक्सपोर्ट था वो ऑलमोस्ट $39.8 बिलियन पहुंच गया था। मतलब देखा जाए तो $40 बिलियन टच हो गया था। और इसीलिए वही रशिया जो इंडिया का 25th ट्रेडिंग पार्टनर था 2021-2022 में, अब वही रशिया FY23 में इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। हालांकि ट्रेड डेफिसिट तो पहले से ही है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2023 में ट्रेड डेफिसिट $34.79 बिलियन हो गया था। और यही ट्रेड डेफिसिट 2021-22 में ऑलमोस्ट $5-6 बिलियन के अराउंड था। मतलब एक ही साल में 7 गुना ज्यादा हो गया था। तो ये जो रुपी मैकेनिज्म है ये तो काफी दूर निकल चुका था, ये तो अब बिल्कुल पॉसिबल नहीं रह गया। यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट की वजह से प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि अगर मान लो इंडिया और रशिया ये एग्री कर लेते हैं कि जो बायलैटरल ट्रेड है वो रुपी में पॉसिबल हो जाएगी, तो इसका रिजल्ट ये होगा कि इंडिया जो बहुत भारी मात्रा में रशिया से इंपोर्ट करवाता है, मतलब बदले में जो रुपीस रशिया के पास जाएंगे तो रशिया के पास बहुत बड़ा एक रुपी सरप्लस क्रिएट हो जाएगा। हालांकि रशिया को जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है वो काफी थोड़ा सा है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा अमाउंट तो चलो इंडिया के पास फिर से रिटर्न आ जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट फिर भी रशिया के पास रुपी का एक्सेस हो जाएगा। और मॉस्को की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर रुपी मैकेनिज्म को लागू कर दिया जाता है तो रशियन बैंक्स में $40 बिलियन का रुपी एक्सेस हो जाएगा, जो कि देखा जाए तो कंप्लीटली अननेसेसरी है। क्योंकि वर्ल्ड के टोटल एक्सपोर्ट में इंडिया का शेयर सिर्फ 2% है। मतलब पूरे ग्लोबली जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया सिर्फ उसमें 2% का ही कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो ये किसी भी कंट्री के लिए ना कन्विंसिंग नहीं होगा कि वो रुपी को एज ए रिजर्व करे या रुपी को एज ए इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसी के तरीके से एक्सेप्ट करे। फिर भी दोनों कंट्रीज जो है वो मिल करके इस सिचुएशन को सॉल्व करने में लगी हुई है। आज से 1-2 महीने पहले रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया में IGC मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए आए थे, जहां पे उन्होंने ये बायलैटरल ट्रेडिंग का जो मुद्दा है उसको भी उठाया था। और उन्होंने कहा था कि जो इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट है उसको वो खरीदना चाहते हैं। और इंडिया ने भी हालांकि अपनी एक प्रोडक्ट्स की लिस्ट जारी की थी जिसमें ट्रेन्स, एयरक्राफ्ट और कार्स जैसे प्रोडक्ट शामिल थे कि जो रशियन मार्केट को ऑपरेट करना चाहते हैं। और
इसी तरह के जुगाड़ से ये जो ट्रेड इम्बैलेंस है इसको किसी ना किसी तरह कम करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा भी इंडिया कई तरह की ऐसी कोशिशें कर रहा है कि जिससे रुपए का जो इंटरनेशनल अपीयरेंस है उसको बढ़ाया जा सके। जैसे कि जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं और जो वैसी कंट्रीज हैं जिसकी इंडिया के साथ अच्छी बनती है, तो उन कंट्रीज को रूपी ट्रेड के लिए इंडिया कंटिन्यूसली एग्री करवाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें नेपाल, श्रीलंका, भूटान, जॉर्डन जैसी 18 कंट्रीज शामिल है। और बीच में हमने ये न्यूज भी सुनी थी कि ये 18 कंट्रीज एग्री कर रही हैं कि वो रूपी में ट्रेड करेंगे। अगेन एक सबसे बड़ा फैक्टर, एक सबसे बड़ा जो मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड चल रहा है उसकी वजह से हो सकता है कि रुपये का जो इंटरनेशनल अपीयरेंस है वो और ग्रो हो सकता है, जिसका नाम है डी डॉलराइजेशन। हालांकि ये अलग पॉइंट है। अब यहाँ पर जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो एक्स प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि आवर करेंसी इज क्रशिंग एंड विल सून नो लॉन्गर बी द वर्ल्ड स्टैंडर्ड विच विल बी आवर ग्रेटेस्ट डिफीट इन 200 ईयर्स। अब इसका मतलब ये होता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि हमारी करेंसी मतलब डॉलर कंटिन्यूसली क्रश हो रही है और लंबे समय तक वो एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड नहीं रह पाएगी, जो कि 200 सालों में हमारा सबसे बड़ी हार होगी। फिर भी अगेन अगर मान लो कि ये बायलेटरल ट्रेड को रुपीस में पॉसिबल कर दिया जाता है, तो यहाँ पे इंडिया के बिहाफ से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो देखो जनरली होता क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए एक सेफ, सिक्योर और सस्टेनेबल करेंसी की जरूरत होती है, और इस रेस में डॉलर फिलहाल सबसे आगे है। और इसीलिए मैक्सिमम कंट्रीज डॉलर का रिजर्व करती हैं और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए डॉलर को ही प्रीफर करती हैं। फिर अगर मान लो रशिया जैसी बड़ी कंट्री रुपये को एक्सेप्ट कर लेता है, तो यहाँ पर जो रुपये का जो ग्लोबल ट्रस्ट है वो काफी इंक्रीज हो जाएगा, जो इंडियन बॉन्ड्स पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा। इसके अलावा भी यूएस डॉलर पर जो इंडिया की डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इंडिया एक बहुत ज्यादा इंपोर्टिंग कंट्री है, तो डॉलर पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी रहती है। तो ये डिपेंडेंसी किसी ना किसी तरह कम हो जाएगी। इंडियन गवर्नमेंट मतलब इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उसको डॉलर का रिजर्व करने का जो प्रेशर रहता है वो थोड़ा रिलीज हो जाएगा। इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ रुपीस एक स्टेप और ऊपर जाएगा, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है ये कम हो जाएगी। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे फायदे हैं, जैसे क्विक सेटलमेंट, वाइड रेंज ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लो प्राइस और रिड्यूसिंग हेजिंग एक्सपेंस जैसे कई तरीके के बेनिफिट्स इंडिया को हो सकते हैं।